जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्या और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, परिमेय संख्याओं के क्या प्रगुण होते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याओं को शुरू करने से पहले एक बार जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में पूर्णांक आते हैं। तो पूर्णांक से पहले हम सभी संख्याओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी छोटे समय में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम जान लेंगे संख्याएं, यानी सबसे पहले हमारी जो संख्या हम लोग पढ़ते हैं वो होती है कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये क्या होती है? तो इसको आप लोग पढ़ चुके हैं कि गिनती की संख्याओं को, किसको? गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं, तो गिनती आप लोग कहां से शुरू करते हैं? 0 से या 1 से? 1 से। गिनती आप लोग 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी 1 से शुरू होंगी और कहां तक चलेंगी? तो गिनने की कोई सीमा नहीं होती, यानी प्राकृतिक संख्याओं की कोई सीमा नहीं, यानी ये अनंत होती है। तो ये कहां से हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होंगी? 1 से। 1, 2, 3 और ये कहां तक जाएंगी? तो ये अपरिभाषित, या इसी को हम लोग अनंत के नाम से भी जानते हैं, अपरिभाषित या अनंत। ठीक, जिसकी हम परिभाषा ना दे सकें, अपरिभाषित है। तो कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? हमको पता है नहीं। अच्छा, अब देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे तो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं है, अपरिभाषित है। ठीक है ना? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछता है तो क्या करेंगे? 1 के आगे 1 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगी? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 बार 9 लिख दीजिए, यानी 99। ऐसे ही 3 अंक की, तो 1 के आगे 2 0 लगा दीजिए, 100 सबसे छोटी हो गई। और 3 अंक की सबसे बड़ी, तो 3 बार 9 यानी 999। ऐसे करके जितने अंक की पूछे आप उसको ऐसे इसी नियम से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं तो हम सीखते हैं पूर्ण संख्याओं को। किसको सीखते हैं? पूर्ण संख्याओं को। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में एक कमी रह जाती है। ठीक, उस कमी को अगर हम पूरा कर दें तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और वो कमी क्या होती है? शून्य की, क्योंकि जोड़ने और घटाने में, यानी घटाते समय हमें शून्य की आवश्यकता पड़ जाती है लिखने के लिए। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है? पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी? तो शून्य से। और कहां तक जाएंगी? अनंत तक। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक, अब जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सीख लेते हैं तो आगे हम लोग क्या सीखते हैं? पूर्णांक को। किसको सीखते हैं? पूर्णांक को। अब ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। ठीक, इंटीजर्स। तो ये क्या होते हैं? देखिए, पूर्ण और अंक, यानी जितने अंक हैं उनको हम लिख लें तो ये पूर्ण हो जाएंगे। अब अंक हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक तो धनात्मक अंक, दूसरे ऋणात्मक अंक, और तीसरा जो दोनों में से किसी में ना आए, यानी शून्य। तो अगर इंटीजर की बात की जाए, पूर्णांक की बात की जाए, तो पूर्णांक में, अरे पूर्ण संख्याओं में अगर हम केवल ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मिला दें तो हमें इंटीजर मिल जाएंगे। किसको मिला दें? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को। तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, ये -3, -2, -1, यहाँ पर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं ऋण 1 से शुरू होंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे करते हुए और कहाँ तक जाएंगे? तो इसकी कोई सीमा है नहीं। और इधर आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या शुरू हो गई, ये भी कहाँ तक जाएंगी? इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो हमारा पूर्णांक कहाँ से शुरू हुआ? ऋण अपरिभाषित से कहां तक चला गया? धन अपरिभाषित तक। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, शून्य आ जाएगा और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। अब देखिए, पूर्णांक को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये ऋण पूर्णांक कहलाता है। कौन सा पूर्णांक? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक हो गया। ठीक, और यहां से इधर जो है तो इसको हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक हो गया है, यानी इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। निगेटिव ऋण पूर्णांक मीन्स निगेटिव इंटीजर्स। और धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो धन पूर्णांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और बीच में एक आता है शून्य, जो ना तो इधर है ना इधर है, यानी ना ऋण में है ना धन में है, तो एक ये भी पूर्णांक हो गया शून्य। तो पूर्णांक हमारे पास कितने तरीके के हो गए, 3 तरह के, एक ऋण पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक, तीसरा शून्य। अच्छा, अब हम इस पूर्णांकों को, जो हमारे पास पूर्णांक है, इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी संख्या रेखा, बीच में आप ले लीजिए शून्य को। संख्या रेखा के ठीक बीच में शून्य आता है, और शून्य से जब आप दाहिनी तरफ चलेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी कहां तक चलेगी, तो ये चलेगी प्लस अनंत तक, ठीक। जब शून्य से बाएं तरफ आप चलेंगे तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलने लगेंगी, ठीक है ना। कौन सी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर्स मिलने लगेंगी। और ये भी कहां तक चलेंगे, तो ये भी चलेंगे माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। ठीक बीच में क्या आएगा, शून्य आएगा। अब इस संख्या रेखा की विशेषता देखिए, संख्या रेखा पर हम सभी पूर्णांकों को, जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या शून्य हो, सबको हम इस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी प्रदर्शित कर लेते हैं। शून्य को सबसे बीच में रखते हैं, शून्य से दाहिनी तरफ धनात्मक यानी प्राकृतिक संख्याओं को रखते हैं, और शून्य से बाएं तरफ यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को रखते हैं। तो अगर इस संख्या रेखा को आप ध्यान से देखें तो ठीक बीच में शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक के दाहिनी तरफ सभी धन पूर्णांक हैं और बाएं तरफ सभी ऋण पूर्णांक हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, शून्य से एक कदम आगे बढ़ेंगे यानी 1 मिलेगा, लेकिन शून्य से एक कदम अगर दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो धन 1 मिलेगा, और शून्य से बाएं तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो ऋण 1 मिलेगा। यानी 2 तरह के पूर्णांक हो गए, एक धन 1 और एक दूसरा ऋण 1। लेकिन दोनों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 1 पॉइंट आगे बढ़ना पड़ रहा है, यानी ये कह लें कि 1 कदम चलना पड़ रहा है, ठीक। अच्छा, अगर आप 2 पर जाना चाहें तो अगर शून्य से दाहिनी तरफ जाएंगे तो धन 2 मिलेगा, लेकिन शून्य से बाएं तरफ जाएंगे तो ऋण 2 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब कि शून्य से जितनी दूरी पर प्लस 2 है, शून्य से ठीक उतनी ही दूरी पर ऋण 2 है, माइनस 2 है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, दोनों में दिशा का अंतर है, एक दाहिनी तरफ है, दूसरा बाएं तरफ है। तो अगर हमारे पास जो पूर्णांक हैं, ठीक है ना, इसकी दिशा का ध्यान ना दिया जाए, केवल उसके परिमाण का ध्यान दिया जाए, तो इसे हम कहेंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। क्या कहेंगे, निरपेक्ष मान। क्या कहेंगे, निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान का मतलब क्या है, निरपेक्ष मान मतलब किसका ध्यान ना दें, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, निरपेक्ष मान का मतलब कि हमारे पास चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, हमको उसके चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, केवल परिमाण का ध्यान देना है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसका ध्यान देना है। तो अगर हमारे पास ऋण 3 का, अच्छा निरपेक्ष मान को लिखेंगे कैसे, तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में संख्या को लिख दीजिए चिन्ह के साथ, उसे आप पढ़ेंगे निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाए या +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाए निरपेक्ष मान, तो क्या होगा, देखिए हमने क्या बताया था, शून्य से जितनी दूरी पर 2 है, ठीक, उतनी ही दूरी पर ऋण 2 है। शून्य से जितनी दूरी पर 3 है, उतनी ही दूरी पर ऋण 3 है, ठीक है ना। दूरी दोनों की बराबर है, परिमाण बराबर है, केवल दिशा का अंतर है। निरपेक्ष मान में हम दिशा ही नहीं देखते हैं, दिशा को नहीं देखते, ठीक है ना, केवल उसके परिमाण को देखते हैं। तो अगर इसका आप मान निकालेंगे तब भी +3 आएगा, इसका मान निकालेंगे तब भी +3 आएगा। यानी निरपेक्ष मान में संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों का जब आप निरपेक्ष मान निकालेंगे तो निरपेक्ष मान क्या आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। संख्या ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक रहे, ये हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है ना। निरपेक्ष मान को कैसे लिखेंगे, तो 2 समांतर रेखाओं के ठीक बीच में संख्या को लिखेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो, नहीं तो निरपेक्ष मान, और फिर उस संख्या का नाम जो दोनों रेखाओं के बीच में लिखी है। तो इसे पढ़ेंगे निरपेक्ष मान ऋण 3, सॉरी, निरपेक्ष मान ऋण 3, और इसे पढ़ेंगे निरपेक्ष मान 3। ऋण 3 का निरपेक्ष मान भी +3 आएगा और धन 3 का निरपेक्ष मान भी +3 आएगा, ठीक। तो अगर आपसे हम पूछें कि ये बताइए -5 का निरपेक्ष मान कितना आएगा और +5 का निरपेक्ष मान कितना आएगा,
तो मेरे ख्याल से आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, वो होगा क्या, धन 5। ठीक ना, ऋण मत लिख दीजिएगा, ये तो निरपेक्ष मान रहा। अब संख्या रेखा से और क्या सीख सकते हैं, तो देखिए संख्या रेखा पर अगर हम दाहिनी दिशा में चलेंगे, किस दिशा में, दाहिनी दिशा में, तो अगर ये हमारी दाहिनी दिशा है, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, इधर को ऐसे चलेंगे, तो हमारा मान जो है क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन मतलब बढ़ने वाली दिशा है। ठीक है ना, इधर हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा, मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान बढ़ेगा का मतलब क्या है कि जो संख्या पहले आएगी वो छोटी होगी, उसके बाद जो आएगी उससे बड़ी, उसके बाद जो आएगी उससे बड़ी, तभी तो मान बढ़ेगा ना। अगर ऋण 4 को देखें तो ये ऋण 3 से छोटी होगी, ऋण 3 को देखें तो ऋण 2 से छोटी होगी, ऋण 1 को देखेंगे ऋण 1 को देखेंगे तो 0 से छोटी होगी। ठीक, 0 को देखेंगे 1 से छोटी। अगर ऐसे चलेंगे मान बढ़ रहा है मतलब पीछे वाली छोटी होती जा रही है। ठीक है, यही है ना। तो यहां से इधर की जितनी संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं, वो सब 0 से छोटी होंगी होंगी। यहां से इधर की जितनी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो सभी 0 से क्या होंगी, छोटी होंगी। यानी सभी नेगेटिव इंटीजर्स का मान 0 से छोटा होता है। ठीक, अब जब 0 से आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब अब 0 छोटा होने लगेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे का मान बढ़ता जाएगा। तो 0 के आगे कैसी संख्याएं मिलेंगी, धनात्मक संख्याएं। तो सभी धनात्मक संख्याओं का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। सभी धनात्मक संख्याओं का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। ऋणात्मक संख्याओं का मान 0 से क्या होगा, छोटा। धनात्मक का बड़ा, ऋणात्मक का छोटा। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम संख्या रेखा पर किस दिशा में, बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं, तो क्या होगा, मान हमारा बढ़ेगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ संख्या पर चलते हैं तो हर कदम पर पिछली संख्या की उत्तरवर्ती संख्या मिलती जाती है। उत्तरवर्ती का मतलब एक बढ़ करके, यही है ना, यही है ना, सक्सीडिंग नंबर, एक बढ़ करके आपको संख्या मिलती जाएगी। कैसे चलेंगे, तो बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो एक संख्या आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। ठीक, अब अगर इसके हम उल्टी दिशा में चलें, ऐसे चलें, तो क्या होगा, तो ये हमारी डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। कौन सी है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डायरेक्शन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें मान क्या होगा, इसमें मान जो है वो घटता है। क्या होता है, इसमें मान घटेगा, घटेगा ना। इसका मतलब क्या है कि अब जब हम दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलेगी, प्रीसीडिंग मतलब पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। ठीक है ना, बाएं से दाएं चलेंगे उत्तरवर्ती, ठीक, सक्सीडिंग नंबर, और दाएं से बाएं चलेंगे यानी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, प्रीसीडिंग यानी पूर्ववर्ती संख्या, मतलब उसका मान क्या होगा, घटता हुआ मिलेगा, एक एक घटता जाएगा। 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 1 से 1 कम 0, 0 से भी 1 कम ऋण 1, ऐसे करते हुए आपका मान मिलेगा। तो हम इस संख्या रेखा से केवल ही इसको ध्यान रखें, इसके ऑर्डर को, तो हम ये जान जाएंगे कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये केवल देखने से ही आप लोग समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसे आप समझ गए होंगे, निरपेक्ष मान समझ गए होंगे, संख्या रेखा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। संख्या रेखा पर हम पूरे पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। 0 ठीक बीच में आएगा, 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, 0 से दाहिने तरफ धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक, सभी ऋण पूर्णांकों का मान 0 से छोटा होता है, सभी धन पूर्णांकों का मान 0 से बड़ा होता है। यानी आइए अब सम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ये वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाज्य हैं। 2 से पूर्णतः क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है ना, पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब कि पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है ना, या दशमलव में भाग नहीं जाएगी। देखिए अब इसको पहचानने के लिए क्या कहेंगे, क्या करते हैं, तो देखिए इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई अंक कहां पर आना चाहिए,
तो इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर, है ना, यूनिट प्लेस, इसी को इकाई का स्थान भी कहते हैं। कौन सा स्थान? इकाई का स्थान। तो इकाई के स्थान पे आपने देख लिया, इन पांचों में से कोई भी अंक आ गया तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? सम संख्या। परिभाषा क्या है कि ये दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। ठीक ठीक, इसका उल्टा होता है ऑड। ऑड मतलब विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम। विषम संख्याओं का मतलब क्या है कि ये दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। वहां पे होती हैं तो ये दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। ठीक है ना, मतलब दो से अगर आप भाग देंगे तो एक शेष बन जाता है। दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। ठीक है ना, ये क्या होंगी? दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, ये दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। ठीक है ना, अब दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर आपको इकाई के स्थान पर क्या दिखाई देगा? इकाई के स्थान पर आपको क्या होना चाहिए? तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए। तो आप देख के ही पहचान सकते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे हमने लिख दिया कि 275, तो इकाई के स्थान पे 5 आ गया, मतलब ये विषम संख्या हो गई। फिर हमने लिखा 12980, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आ गया। 0 कौन सी संख्या होगी? सम वाले में आ रहा है, यानी सम संख्या होगी। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये संख्या सम है कि विषम है। ठीक है ना, परिभाषा, तो परिभाषा क्या है? जो दो से पूर्णतः विभाज्य है वो सम हो गई, और जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो क्या हो गई? विषम हो गई। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग, भाज्य और अभाज्य। तो पहले अभाज्य संख्याओं को देख लिया जाए। अभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो अभी प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? तो ये वे संख्याएं होती हैं जो किससे? एक से और स्वयं से, केवल दो से कटती है। किससे किससे? एक से और स्वयं से। यानी कहें कि इन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक एक और दूसरा वो संख्या स्वयं। ठीक है ना, हर एक संख्या अपने आप का गुणनखंड होती है और एक सबका गुणनखंड है, तो ये तो कॉमन है, होना ही होना है। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं क्या हो? जिनके केवल दो गुणनखंड हो। जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड, ना दो से अधिक हो ना दो से कम हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है ना, अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए, शुरुआत होती है हमारी दो से। दो के कितने गुणनखंड हैं? एक और दो। फिर अगले ले लीजिए, इसके आगे 3 आएगा, एक और 3। फिर आपके आगे आएगा 5, एक और 5। फिर क्या मिलेगा? 7, एक और 7। ऐसे करके आगे चलेंगे तो फिर आपको 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे करके आपको सारी संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करिएगा कि 1 से 100 के बीच में जितने अभाज्य गुणनखंड हैं उनको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही गुणनखंड निकाल निकाल के। अगर हम देखिए अभी आगे आपको बताते हैं किसमें? भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्याओं में बताएंगे कि अभाज्य से वो कैसे अलग होती हैं। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी? इनके केवल दो गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, तो आप अभाज्य को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम भाज्य संख्याओं को समझते हैं। अब आइए भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। ठीक, ये कैसी हैं? तो इनके 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, और अधिक कितने भी हो सकते हैं, अधिक की कोई सीमा नहीं है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे? अच्छा, गुणनखंड का मतलब वो संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से क्या कर दे? विभाजित कर दे, गुणनखंड है। ठीक है ना, तो इनके 3 गुणनखंड होंगे। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये एक से कट जाएंगी, दूसरा स्वयं से कट जाएंगी, और तीसरा इन दोनों के अलावा यानी एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कम कटेंगी। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 4 को, तो 4 किससे किससे कटती है? 1 से, 2 से और 4 से। अब यहाँ पे देखिए 1 से कट रही है, 4 से कट रही है, 1 4, 4 स्वयं से भी कट रही है, 1 से भी, और 2 से भी कटेगा। ठीक, तो ये इसके कितने हो गए? 3 हो गए। अब अगला ले लीजिए 6, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इन सबसे कटेगी।
फिर आप ले लीजिए 8 को, किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ऐसे ही 9 को ले लेंगे तो 1 से, 3 से, 9 से, ठीक है ना। 10 को ले लेंगे तो किससे किससे, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, ठीक है। 12 को ले लेंगे तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी ऐसे करके आपकी जितनी संख्याएं जो कम से कम 3 गुणनखंड रखती हो, यानी जिनकी कम से कम 3 गुणनखंड हो, उनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। अब आइए इसके आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग परिमेय संख्याओं को देखते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या कहती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P बटे Q के रूप में क्या कर सके, रूप में लिखा जा सके, तथा P और Q क्या हो, ये पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q का मान शून्य ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारी परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है। इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q का मान शून्य ना हो। तो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2/3, तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ P बटे Q के रूप में हमने लिख लिया। P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए 5 बटे हमने लिख दिया 7, -5/7। इसका मतलब क्या है, -5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने लिख दिया 2.5, तो क्या हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10, यानी इसको भी हमने क्या कर लिया, P बटे Q के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। तो दशमलव संख्या उसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती, अरे परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, अभी कंडीशन को आगे जानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारी दशमलव संख्याएं हो गई। भिन्न संख्याएं हो गई। क्या हम पूर्णांकों को भी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है, तो क्या हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 10/1 लिख देंगे, ठीक है ना, या 20/2 लिख देंगे, तब भी 10 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, तो या तो 15/1 लिख दीजिए, नहीं तो 2 से गुणा करके, क्योंकि देखिए परिमेय संख्याओं की असंख्य समतुल्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या है तो उसको हम असंख्य तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे यही ले लीजिए 2/3 है, तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 4/6, फिर 6/9, ऐसे करके अनंत तरीके हैं लिखने के, ठीक है ना। तो एक परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य संख्याएं होती हैं, तो लिखने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम उसको P बटे Q के रूप में लिख सकें, चाहे वो दशमलव हो या कोई और संख्या हो, ऋण हो, धन हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्योंकि पूर्णांक में देखिए क्या क्या आता है, धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं और शून्य भी आता है। इसी शून्य के कारण हमको कहना पड़ता है कि Q का मान शून्य ना हो। अगर शून्य नहीं होता तो हमें ये कंडीशन नहीं लानी होती, ठीक है ना। तो ये हमारा परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। अब देखिए हमने पूर्णांक के बारे में जान लिया है पहले ही। पूर्णांक क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, यानी ऋण, धन, शून्य सब इसमें आ गया, ये हमारा पूर्णांक है। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान शून्य नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसमें हमारी दशमलव भी आते हैं, तो दशमलव भी 2 तरीके के आ पाएंगे। कौन कौन से आएंगे 2 तरीके के, तो एक जो हमारा शांत दशमलव होगा, कौन सा, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव का मतलब क्या है कि इसमें दशमलव एक अंक तक जाकर के समाप्त हो जाएगा, निश्चित अंक के बाद दशमलव मतलब और भाग नहीं जाएगी, भाग हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम किसी भी परिमेय को इसमें बदलें, दशमलव में बदलें, P बटे Q को दशमलव में बदलें, तो एक निश्चित अंक के बाद भाग समाप्त हो जाए, वो शांत दशमलव, या इसको कहें कि पूर्ण रूप से वो कट जाए, ठीक है ना। और दूसरा अशांत होगा, लेकिन ये अशांत होगा, मतलब ये भाग खत्म नहीं होगी, अशांत होगा, लेकिन कैसा होगा, आवर्ती होगा,
आवर्ती का मतलब है कि ये रिकरिंग होगा, ठीक है ना। शांत दशमलव मतलब होता है टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। और ये अशांत है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और आवर्ती है मतलब रिकरिंग होगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक ये दशमलव पूर्ण कर रहा है तब तो परिमेय संख्या है, और अगर दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं कर रहा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के लिए दो कंडीशन अगर दशमलव में है तो या तो अशांत हो मतलब एक स्थान पर जाकर दशमलव भाग समाप्त हो जाए, या तो अशांत हो मतलब क्या हो, अशांत हो तो वो आवर्ती हो जाए। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होने लगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3.75, ये समाप्त हो गया, शांत हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। और अगर वही हम लिख दें कि 3.757575 ये बार बार ऐसे आता रहे तो यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 7 5 की, ठीक है ना। ये क्या हो रहे हैं, 7 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको कहेंगे आवर्ती, रिकरिंग, ठीक है ना। देख के कैसे पहचान लेंगे कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव वाली है क्या अशांत दशमलव वाली। तो देखिए अगर संख्या का ये ऊपर का अंश कहलाता है, क्या कहलाता है, अंश, न्यूमरेटर इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे का क्या कहलाएगा, तो ये हर कहलाता है, यानी इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर मतलब हर क्या हो, 2 हो जाए, 5 हो जाए, या दोनों के गुणन से कोई संख्या 2 गुणे 5 के रूप में आ जाए, या तो 2 का घात कुछ आ जाए, मान लीजिए यम घात आ जाए, 5 का घात आ जाए या ना आ जाए, या तो 2 गुणे 5 दोनों का कुछ मान लीजिए घात है, ऐसे करके गुणा है, ठीक है ना। इस रूप में अगर आ जाए इसमें से कोई भी एक, 2 5 2 गुणे 5 2 का कोई घात, ठीक है ना, 5 का कोई घात, 2 और 5 के दोनों के सम्मिलित घात आ जाए, हर की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई घात आ गया तो समझ जाइए वो शांत दशमलव वाला है, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत दशमलव वाला है, ठीक है ना। अशांत दशमलव कैसा होगा, अगर हम उसको p बटे q के रूप में लिख दिए तो समझ जाइए कि वो या तो शांत है नहीं तो अशांत है, अशांत है तो रिकरिंग है, ठीक, मतलब रिपीट होने वाला है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 10/5 तो ये शांत वाला है, ठीक है ना। ये तो ऐसे हो जा रहा है आपका 10 बटे मान लीजिए हमने लिख दिया 25, ठीक है ना। ये भी आपका शांत वाला है, क्यों, क्योंकि ये 10/5 का घात 2 है, तो 5 का घात है मतलब ये शांत दशमलव वाला है। इसको हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.4, ठीक है ना। अगर हमने लिख दिया 10/15 तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया 10/3 गुणे 5, तो 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी आ गया, तो ये अशांत है और क्या है, अशांत है और आवर्ती है, अशांत तो है ही साथ में आवर्ती है। तो जब आवर्ती हो जाएगा तब भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी परिमेय संख्या रही, ठीक है ना। क्या परिभाषा थी कि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q का मान शून्य ना हो। अब पूर्णांक का मतलब कि ये संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं होगा। मतलब क्या है कि 2/5 2/0 संभव नहीं है, लेकिन 0/2 संभव है, ठीक है ना। 0/2 को हम शून्य ही मानते हैं। 0/2 का मान क्या होगा, शून्य। 0 कोई भी संख्या आ जाए तो उसका मान शून्य, लेकिन किसी संख्या के बटे में शून्य आ जाए तो ये अपरिभाषित है, ठीक है ना, ये गलत रूप है, ठीक है, अपरिभाषित है, गणित में इसका कोई मान नहीं निकल पाता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या थी। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसकी आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।